All right, students, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है साफ और आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है? हेलो? यस सर। ओके, यस सर, आ रही है। okay. All right, today is our fifth lecture of parallel and distributed computing. Uh, Before I start, I always ask students कि जो इससे पहले वो काम कर चुके हैं और जो हम पढ़ा चुके हैं या हम लैब में कर चुके हैं उसके बारे में उन्हें कोई क्वेश्चन, क्यूरी, डिफ़िकल्टी हो तो वो हमें से डिस्कस करें। तो एट दिस टाइम आई प्लीज़ लेट मी नो एनी क्वेश्चंस, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, थ्योरी और लैब। नो प्रॉब्लम? हेलो जी, नो प्रॉब्लम? हाँ बोलो। औसाफ, ज़ारा, कोई क्वेश्चन, यस। प्रॉब्लम? जी, नो सर। अच्छा। तो आप लोगों ने जो अभी लास्ट लैब की तो उसमें आप ने सी में वो सारे वेक्टर एडिशन और ये चीज़ें की, सी में इम्प्लीमेंट की आपने लास्ट लैब में? यस सर, सर ने हमें मतलब ब्रीफ उसके बारे में बताया था, जो प्रोजेक्ट हमें असाइनमेंट नहीं मिली उसको आपने फंक्शन यूज करके वेक्टर एडिशन को सी में किया? यस सर। ओके, ऑलराइट। तो और फंक्शन का जो आपको थोड़ा था फियर कि वो होगा और कैसे होगा, वो प्रॉब्लम अब नहीं है? उसके ऊपर अभी वो असाइनमेंट अभी कर रहे हैं हम। तो तो अभी इतनी सर थोड़ी बहुत मुश्किल तो आ रही है, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो मुश्किल जो है वो तो अब क्योंकि मैंने कहा था कि हम पिछली लैब पर सी का मसला हल कर लें ताकि फिर क्यूडा सी को हम ब्लेम ना करें जब हम क्यूडा सी सीखें। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम क्यूडा सी की डेफिशिएंसी होती है और फिर हम समझ रहे होते हैं को क्यूडा सी में हमें मुश्किल पेश आ रही है, इसलिए हम इस स्टेज पर उस मामले को क्लियर करना चाहते हैं। तो फंक्शन वाले लेवल के लिए कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम के फंक्शन के तौर पे कैसे सी का कोड इस्तेमाल होता है? नहीं? ठीक है, ओके, चलिए। ऑलराइट, सो वी कंटिन्यू फिर अपना with the CUDA C part, assuming कि आप you have comfortable with the C part. और अच्छा, अब मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये हमारा वो सी का कोड है जो आपने पहले किया है और इसमें जो मेन बात जो मैं चाह रहा था आपको कि सी के कोड के जो मेन पार्ट होते हैं वो ये हैं कि देर इज़ ऑलवेज अ मेन प्रोग्राम जिस पे कोड रन होता है। इस प्रोग्राम के बिगिनिंग में हम हमेशा मेमोरी की अलोकेशन और वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन का काम करते हैं। ये एक बहुत टाइप्ड लैंग्वेजेस में एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि आप प्रोग्राम के शुरू में इधर अरे और वेरिएबल के लिए डिक्लेरेशन करते हैं जिससे कि मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो जाती है। तो मेमोरी एलोकेशन या डिक्लेरेशन, अगर सिंगल वेरिएबल हो तो आप इस तरह कर देते हैं इंटीजर और फ्लोट एंड नेम ऑफ द वेरिएबल,
और अगर अरे है तो हम फिर इंटीजर या फ्लोट लिखने के बाद जो कि अरे के एलिमेंट की टाइप होती है वो मेंशन करने के बाद अरे का नेम और उसका साइज इन ब्रैकेट ये मेंशन करते हैं। तो ये एक पहला ज़रूरी पार्ट है, डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड एंड अरे स्पेसेस इन मेमोरी। ये यहाँ पर ज़रूरी है, ये एक अहम पार्ट होता है सी या सी प्लस प्लस के कोड के लिए। फिर आपने जैसे इस केस में हमने कहा था, अगर हमने वेरिएबल डिस्कस किए हैं, डिक्लेयर किए हैं एच ए और एच बी फॉर द इनपुट्स, तो हमने एक और अरे डिक्लेयर किया था एच सी फॉर द आउटपुट। तो अब जो इनपुट है उसमें कोई वैलिड डाटा होना चाहिए। जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें वैलिड डाटा खुद ब खुद नहीं होता, तो आप किसी तरीके से या एक्सटर्नली एक्वायर करके या इंटरनली आप कोई कोड यूज करके इनपुट के अरे में डाटा को फिल करते हैं, जनरेट करते हैं, फिल करते हैं या गेट करते हैं डाटा जो एच ए एच बी में कोई मीनिंगफुल डाटा डाले। लाइक आप लेट से एच ए में सारे वंस फिल कर देते हो, एच बी में सारे टूस फिल कर देते हो, ये ऐसे एक सिंपल केस है। बट नॉर्मली टू मेक इट मोर रीजनेबल हम एक लूप लगाते हैं और एच ए के और एच बी में आमतौर पे एक रैंडम नंबर जनरेटर से डाटा को फिल करते हैं। ये रैंड का फंक्शन सी सी प्लस में होता है, उससे डाटा को फिल करते हैं। इस तरह दोनों लेट से एच ए और एच बी अरेज जो हमने डिक्लेयर किए थे उनके अंदर सम यूजफुल मीनिंगफुल डाटा फिल हो जाता है। जब डाटा इनपुट में फिल है फिर हम ये फंक्शन कॉल जो आपको मैंने बताया ये फंक्शन कॉल करते हैं वेक्टर ऐड, जिसमें एच ए और एच बी का को आप एज ए इनपुट वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं पैरामीटर्स में, एच सी एज ए आउटपुट अरे मेंशन कर रहे हैं पैरामीटर्स में, और यहाँ ये n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक और पैरामीटर n आपने यूज किया है। ये n क्योंकि आप अरे के साइज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी सेंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आमतौर पर हम डिफाइन के जरिए इस n को एज ए कांस्टेंट नंबर डिफाइन कर लेते हैं। इसी को फिर अरे के साइज में इस्तेमाल करते हैं और इसी को साइज को कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप टेस्टिंग के वक्त या डेमो हमें देते वक्त अगर हम चाहें या आप चाहें तो किसी वक्त भी अरे का साइज एक दफ़ा ये n चेंज कर दिया डिफाइन जो टॉप पे आप करते हो, तो आपका सारे प्रोग्राम में उस n के मुताबिक अरे के साइज फॉर प्रिंटिंग, फॉर डिक्लेयरिंग, फॉर कॉलिंग इन द फंक्शन वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज आपको अगर इस डिफाइन के तरीके से नहीं करेंगे तो आपको हर जगह, फर्ज करो आपने डायरेक्टली अरे का साइज यहाँ इस्तेमाल किया 100, तो आप अगर अरे को 100 साइज से 10 पे लाना चाहो तो आपको हर जगह 10 चेंज करना पड़ेगा, इधर भी फिर वो लिखना पड़ेगा। इसलिए हमने एक तरीका आप हमेशा इख्तियार करोगे कि तो डिफाइन का तरीका इस्तेमाल करके जिसमें कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो उसमें आप n को एक वैल्यू दे देते हो और फिर उसी को हर जगह इस्तेमाल कर लेते हो। ये हम कर रहे हैं। फिर हमने देखा यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है जिसमें इनपुट अरे, आउटपुट अरे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज ए पैरामीटर दिए हैं, और फिर हमने ये कोड लिखा है जहाँ पर ये जो मेन से ऊपर होता है, तमाम फंक्शंस मेन से ऊपर हम लिखते हैं नॉर्मली। नीचे लिखने का भी तरीका है बट इट इन्वॉल्व्स एडिशनल वर्क, तो हमें आसान तरीका ये है कि सारे फंक्शंस के कोड मेन से ऊपर लिखें, तो क्योंकि वो मेन को पहले से विजिबल होते हैं। तो अब यहाँ कोड में हमें यही पैरामीटर जो यहाँ कॉल हम कर रहे हैं इसी सीक्वेंस में वो पैरामीटर इनपुट अरे के दोनों, आउटपुट अरे और साइज ऑफ अरे, ये चार पैरामीटर्स इसमें भी इस्तेमाल किए। अब फर्क सिर्फ ये होता है कि जब आप फंक्शन के
ये फॉर्मल पैरामीटर मेंशन करते हो फंक्शन में, तो उनका नंबर एक वही ऑर्डर है, नंबर दो जो यहाँ पर डेटा का टाइप है वही टाइप वहाँ डेटा का होगा। अच्छा, यहाँ हमने ये टाइप यहाँ इंटीजर या फ्लोट या जो कुछ है डेटा का टाइप इधर मेंशन करते हैं। अब इधर जब आप फंक्शन में लिखते हो तो जो भी उसके एलिमेंट्स की टाइप है वो आपको यहाँ मेंशन करना होती है जब फंक्शन का कोड लिखते हैं और उसके फॉर्मल पैरामीटर वहाँ लिस्ट करते हैं हेडिंग में। तो आपको बताना पड़ता है कि ये अरे जिसका आप पॉइंटर दे देते हो, अरे का नेम, पॉइंटर और डेटा का टाइप। तो डेटा का टाइप देना यहाँ पर ज़रूरी है फॉर एवरीथिंग। तो हमने एच ए एच बी एच सी तीनों के डेटा, अगर फ्लोट टाइप है तो फ्लोट लिखेंगे, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर लिखेंगे, और ये पॉइंटर इस्तेमाल होगा अगर ये अरे है। अगर ये सिंपल इंटीजर या फ्लोट है तो इंटीजर या फ्लोट लिख कर और उसके साथ वेरिएबल का नेम होगा। ये नॉर्मल तरीका है सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन के पैरामीटर्स को लिस्ट करने का। फंक्शन में जब पैरामीटर लिस्ट करते हैं तो उनके डेटा की टाइप हर पैरामीटर के लिए लिखना जरूरी है, जो हमने यहाँ लिखी है। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कोड इस केस में सीक्वेंशियल कोड है जिसमें ये दो अरेज को ऐड करके उसके तमाम एलिमेंट्स को ऐड करके रिस्पेक्टिव एक और अरे में रिस्पेक्टिव पोजीशन पे स्टोर करना है। तो इसके लिए इसका कोड सीक्वेंशियल कोड है सी में। तो आपने लिखा फॉर आई फ्रॉम 0 टिल n। ये n इधर पैरामीटर में यहाँ था आपका। आई आपने यहाँ डिक्लेयर कर लिया था कि देयर इज यू विल बी यूजिंग एन ए इंडेक्स आई, तो आपने उसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दिया। फिर आपने फॉर लूप लिखा जिसमें आपने कहा आई फ्रॉम 0 टू n, इनफैक्ट 0 टू n-1 और इंक्रीज बाय 1 स्टेप। ये आई है इंडेक्स। ये इंडेक्स पॉइंट करेगा बारी बारी हर एलिमेंट पर। ये एलिमेंट्स हैं एच ए एच बी और एच सी, जिनमें जो n साइज के हैं ये एलिमेंट्स हैं, और इनमें आई फॉर लूप की वजह से बारी बारी यहाँ पॉइंट करता जाएगा। पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो जो भी आई की वैल्यू है उस जगह पॉइंट करके वो एच ए का ith एलिमेंट लेगा, एच बी का भी ith एलिमेंट लेगा, और इन दोनों को ऐड करके एच सी के ith एलिमेंट में स्टोर कर देगा। और ये लूप चलता जाएगा। इसका मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ये दोनों को ऐड करके सी में स्टोर करेगा, फिर इन दोनों 1 पर दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके सी में लिखेगा, और इस तरह। और फिर ये दो वेक्टर्स की एडिशन एलिमेंट बाय एलिमेंट होके एक तीसरे वेक्टर में स्टोर हो जाएगी। ये सीक्वेंशियल सी कोड है जिसको हमने लास्ट टाइम क्लास में कवर कर लिया था डिटेल से, और फिर आपसे कहा था कि आप इसको इस फंक्शन वाले मेथड से ये तमाम काम, डिक्लेयरिंग ऑफ अरेज, जनरेटिंग ऑफ फिलिंग ऑफ डाटा इन अरेज, फिर कॉलिंग दैट इन फंक्शन एंड देन राइटिंग द कोड फॉर फंक्शन, आपने ट्राई करना था इन लास्ट लैब। और एंड में फिर आपको रिजल्ट को प्रिंट करना था। यहाँ पर जब आप ये कर चुके सब कुछ, अब यहाँ अरे ऐड हो गए, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन में अरे का ऐड हुआ, ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप अगली इंस्ट्रक्शन पे यहाँ जाएंगे मेन में। तो हमने एक ये इंस्ट्रक्शन आपका ये भी एक किस्म का फंक्शन के तौर पे लिखा हुआ है। इट्स नॉट नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट, इट्स ए प्रिंट फंक्शन, जिसमें आप एच ए एच बी और एच सी को प्रिंट करेंगे, और ये सारे का साइज n है। तो दिस इज अनदर फंक्शन जिसमें लूप्स होंगे टू प्रिंट ऑल एच ए, फिर टू प्रिंट ऑल एच बी, टू प्रिंट ऑल एच सी और n। अब आप यहाँ पर प्रिंट करके फिर रिजल्ट देख सकेंगे। अगर वो इस शक्ल में आपने प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं कि अगर ए के एच ए में सारे 1 1 1 थे सपोज, और बी में सारे 2 2 2 थे, तो सी में आप देखेंगे कि 1 + 2 से 3 हो गया, 1 + 2। और अगर यहाँ इस तरह से रैंडम नंबर के केस में ये एक जैसे नंबर नहीं होंगे, तो जो भी नंबर होंगे आप देख सकोगे कि उनका सम मैच कर रहा है, और इस तरह आप इस कोड को चेक कर सकोगे।
तो ये आपका ये हो गया. Any question again for the C code for adding of two arrays using a for loop? Any question about it? सर ये प्रिंट के लिए अलग फंक्शन बनाना है या उसमें ही, मतलब उसमें भी तो हम कर सकते हैं जहाँ पे एडिशन करें और जहाँ पे लूप लगाएंगे. जी, तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मैं सर आप सर मैं कह रहा हूँ कि ये प्रिंट के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा. जी जी, ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया कि इट्स यस, प्रिंट का एक सेपरेट फंक्शन है. अच्छा, ये फंक्शन, आप इस फंक्शन का मतलब यहाँ शॉर्ट में लिखा क्योंकि ये अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप ये चीजें कर चुके हैं. ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, एक एक फॉर लूप होगा जो एच ए को प्रिंट करेगा. एक फॉर जी लूप. सर, वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर हम वो उसमें ही अच्छा, तो प्रिंट करवा ओके सकते हैं ना. ओके, चले. हम आप प्रिंट के कोड को बगैर फंक्शन के, अभी इस स्टेज पे जब आपको फंक्शंस की थोड़ी सी हेजिटेशन है, तो हम प्रिंट वाले पार्ट को आप यहाँ पर डायरेक्ट मेन में प्रिंट एच ए, नॉर्मल प्रिंट का आपका जो कोड है सी आउट, या उससे आप लूप लूप डाल के एच ए का प्रिंट का कोड यहाँ लिख लो, फिर एच बी का प्रिंट का कोड लिख लो, फिर एच सी का प्रिंट. तो वो अभी आपको हम ये अलाउ करते हैं क्योंकि हमें आपको इस हिस्से में फंक्शन लेवल कॉल का मामला सिखा चुके हैं और वो आपको सीखना जरूरी है. अभी फिर आप प्रिंट वाले पार्ट को मेन में डायरेक्टली लिख लो इस स्टेज पर अभी, ताकि आपका जो हेजिटेशन ऑफ यूजिंग फंक्शन है वो यहाँ पे यू विल गेट ओवर दैट. जब आप इसको गेट ओवर कर लोगे, मे बी इन फ्यूचर आप प्रिंट वाले पार्ट को भी तरजीह दोगे कि आप एक नीट फंक्शन बना के रखो, और हमेशा जब भी आपको वेक्टर प्रिंट करने हो तो आप उस फंक्शन को ही यूज कर लो, बजाय इसके कि यहाँ पे फॉर लूप्स 3 लिखो. लेकिन ओके, इनिशियली सर वैसे तो कोई इशू नहीं है, वो कॉल कर लेंगे, मतलब फंक्शन में भी कर लेंगे, वो कोई ओके मसला नहीं है, वो सिंपल है, ओके मतलब सेम ही होगा, ओके. वो तो इशू नहीं है. मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था सर कि मतलब उसमें ही हम प्रिंट कर सकते हैं ना, जहाँ पे हाँ, हम वहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और लूप्स की वैल्यूज ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वहीं हम नीचे प्रिंट कर दें, तो वो बेहतर है, ये बेहतर है कि हम उसके लिए अलग फंक्शन बना के वहाँ पे उसे प्रिंट कर दें. अच्छा, बेहतर मॉड्यूलरली ये है कि इसको आप अलग फंक्शन लिखें, ठीक है. लेकिन लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त आप इसी जगह, ये जो यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि मैंने ये जो फंक्शन कॉल किया है और इसमें मैंने एडिशन किया है, क्या मैं इधर ही प्रिंट कर दूं? तो आई से ओके, अलाउड. जिस तरह मैं मेन में आपको अलाउ कर रहा था, तो मैं कह रहा हूं आप यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर लूप लिखकर यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है. मे बी मोस्ट एलिगेंट वे ये होगा कि आप इसको भी एज ए फंक्शन बनाया हुआ और आपने एज ए फंक्शन इसको इस्तेमाल करें, मगर अभी क्योंकि थोड़ी सी फंक्शन की हेजिटेशन है, ये तो मस्ट है, हमने कहा ये तो मस्ट करना है आपने. इसमें आप जब यहां कर रहे हो और इधर ऐड किया है आपने, यू आर अलाउड कि आप यहां पर ही फॉर लूप करके इन्हें प्रिंट कर लो. इट इज ओके, इट इज फाइन. ओके, ओके सर. ठीक. चल, अब हम जाना चाहते हैं क्यूडा सी पे पैरेलल में. जैसे मैंने कहा, हम पहले हमने सीक्वेंशियल किया था कि हम एक एक दफा आते थे और इन्हें ऐड करते थे और लिखते थे. अब हम पैरेलल में, हमारी अप्रोच ये है, हम कहते हैं यार हर एक एलिमेंट पर हमें यहाँ एक एडर, स्मार्ट एडर, शॉर्ट एडर एज ए थ्रेड मौजूद है. तो एक अगर हर एक पर एक ये एडर लगा हुआ है, तो आप एक स्टेप में इन सारे एडर्स को कहो कि भाई तुम अपना पेयर ऑफ एलिमेंट्स लो, उसे ऐड करो और रिस्पेक्टिव सी की लोकेशंस पर लिख दो. तो यू विल गिव एन इंस्ट्रक्शन in such a way that you'll tell all these adders, add your pair of components and store in a C location which corresponds to you. इस बात को कहने के लिए सिस्टम में तरीका ये है कि ये एडर एज ए थ्रेड, प्रोसेसिंग थ्रेड आपके पास मौजूद हैं, और ये हर थ्रेड
या हर एडर हैज एन आईडी, जो सिस्टम उसको आईडी दे देता है, ठीक है। आप उस आईडी को यूज करके थ्रेड के, आप उस थ्रेड को कहते हो ओके यूज योर आईडी टू पॉइंट टू दिस एलिमेंट ऑफ एन अरे। आप कहते हो थ्रेड इफ योर आईडी इज 0, you point to element 0 of A and element 0 of B and store it in location 0 of C. इसी तरह आप कहते हो ओके थ्रेड इफ योर आईडी इज 1, you in point to you location A1 and B1 and add those elements and put the data in C1. तो आप इंडेक्स जो इन थ्रेड्स की आईडी है उसको एज ए इंडेक्स यूज करके आप ये हर थ्रेड अपने आप पेयर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके स्टोर कर सकता है। इस काम को हम मैपिंग कहते हैं। मैपिंग हमने क्या की है, वी हैव मैप the ID of the thread to the data, to the data index। हमने ID को as a index यूज करके इस्तेमाल किया, इसको हम मैपिंग कहते हैं। You have mapped the thread ID to data index, that is mapping। जो हम यहाँ पर कह रहे थे सबसे पहले हमें सीखना है, जब सीखेंगे कि डेटा पैरेललिज्म में थ्रेड्स की मैपिंग कैसे करते हैं डेटा पे, ये पार्ट अब हम यहां पे बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं ये। ओके, अच्छा जी। अब इसको करने का कोड की शक्ल में इसको कैसे लिखा जाए, कोड की शक्ल में कैसे लिखें इस बात को, वो ये है कि आप कोड ये है। अब आपका कोड बेसिकली क्या है, आप कहते हो आई, एक इंडेक्स के लिए आपने एक वेरिएबल आई यूज किया। अमूमन अरे के इंडेक्स के लिए जैसे फॉर लूप में आपने आई यूज किया था, हमने अब यहाँ आई यूज किया है। मगर आप देखोगे इस केस में अब आपको फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहा आई क्या है, इट इज नथिंग बट थ्रेड इंडेक्स। ये डॉट एक्स की टर्म है क्योंकि ये चीजें मल्टीपल डायमेंशंस में इस्तेमाल होती हैं, तो एक्स वाई जेड डायमेंशंस हैं, तो ये डॉट एक्स इस बात को शो करता है कि थ्रेड का इंडेक्स इन एक्स। क्योंकि ये एक डायमेंशनल अरे है तो हम खाली एक्स की साइड इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। तो थ्रेड को जो सिस्टम इंडेक्स देता है ये वो वेरिएबल है। इस सेइंग थ्रेड का इंडेक्स इन एक्स डायमेंशन, जो भी थ्रेड का इंडेक्स है वो इस आई को असाइन हो जाए, पहली लाइन ऑफ कोड। फिर आपने कहा ऑलराइट, नाउ ऑल दी थ्रेड्स, हर एक थ्रेड को अपना इंडेक्स मिल गया आई में, हर एक के पास आई में डिफरेंट वैल्यू है। जो भी थ्रेड का इंडेक्स था वो इस आई में आ गया हर थ्रेड के लिए। अब तमाम थ्रेड्स को कहा गया ऑलराइट, ऑल ऑफ यू कैरी आउट जस्ट दिस वन इंस्ट्रक्शन। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, ए आई प्लस बी आई इज इक्वल टू सी आई। अगरचे सारे थ्रेड ये एक इंस्ट्रक्शन पैरेलल में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मगर हर एक डिफरेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। क्यों, एक ये थ्रेड इस लाइन की वजह से एक थ्रेड को मिला हुआ है आई में 0, तो वो अपना वो 0 इस्तेमाल कर रहा है और वो कह रहा है A0 प्लस B0 इज इक्वल टू C0। मगर एक और थ्रेड का इंडेक्स जिसका 1 था उसको आई में वैल्यू मिली हुई है 1, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है A1 प्लस B1 इज इक्वल टू C1। तो थ्रेड्स अपने इंडेक्स की वजह से जो उनको सिस्टम से मिले हुए हैं, they are mapping to different position of that array and adding the respective pair of elements and putting in CI। तो अगर सपोज अरे का साइज सपोज 255 था, तो आपका ये अरेज थे, हर एक को आईडी मिली हुई थी 0 से 255। अगर 256 अरे का साइज था आपका, 256 एलिमेंट्स के अरे को ऐड करना था, तो आपने हर थ्रेड को अपना अपना इंडेक्स मौजूद है,
उसने आई में डाला, ये पैरेलल में सबने एग्जीक्यूट किया, और एक स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद सी आई में ए आई और बी आई का रिजल्ट निकल आएगा। एक वन स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन बाय ऑल इन पैरेलल। आप देखो इसमें कोई फॉर लूप नहीं है, देयर इज नो फॉर लूप, यू हैव एलिमिनेटेड फॉर लूप। आपने पैरेलल में इस इंस्ट्रक्शन को हर थ्रेड ने एग्जीक्यूट किया और ये सम हो गया। और यहाँ पर वो वर्ड जो हमने शुरू में बताया था कि कोड की नेचर क्या है, SPMD, सिंगल प्रोग्राम या सिंगल इंस्ट्रक्शंस ऑन मल्टीपल डाटा, यानी इंस्ट्रक्शन एक ही है मगर हर एक उस इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट डाटा पर रन कर रहा है। इसको SPMD प्रोग्राम कहते हैं जो हम लिख रहे हैं। थ्रेड इंडेक्स, सिस्टम गिवन इंडेक्स टू ईच थ्रेड है, और हमने मैप किया है मेमोरी के एड्रेसेस को, वी हैव यूज्ड थ्रेड के इंडेक्स को एंड मैप्ड इट टू मेमोरी एड्रेसेस, और यही इंडेक्सेस अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो हम कंट्रोल के डिसीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग। और ये सारा जो थ्रेड्स का एक सेट है जिनको इंडेक्स से आप पहचान रहे हैं, ये हमारा एक ग्रिड या अरे ऑफ थ्रेड्स कहलाता है। इन क्यूडा कर्नल, क्यूडा का जो कोड है प्रोग्राम उसको हम कर्नल कहते हैं। तो क्यूडा कर्नल में एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रेड्स के एक पूरे ग्रिड या अरे को, एक तमाम सेट ऑफ थ्रेड्स लिए जाते हैं और उस ग्रिड ऑफ थ्रेड्स को या अरे ऑफ थ्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करके पैरेलल में हम काम करते हैं। ठीक है, ये इसकी पैरेलल में क्यूडा सी इस्तेमाल करके दो अरेज को ऐड करने का इन ए सिंगल स्टेप विदाउट यूजिंग द फॉर लूप तरीका है। ओके, अच्छा, अब इसी में अब हम थोड़ा बढ़ाते हैं। इसी में आप अगर सपोज आपके अरे का साइज सपोज 1000 2 की शक्ल में 1000 जो होता है 1024, हाँ 1024 एलिमेंट्स बनते हैं, यानी मैंने 256 शो किए हैं, 256 256 256 चार दफ़ा करें तो 1024। 1000 की टर्म मेमोरी और उनके केस में 2⁻10 के लिए होती है तो वो 1024 सपोज। अब अगर 1024 एलिमेंट का अरे है, अरेज हैं और उनका एडिशन करना है, तो एक तरीका तो यही है कि हम यही कोड लिखें। हमारे पास 1024 अगर अरे आपके जीपीयू में मौजूद है, वो 1024 थ्रेड्स मौजूद हैं, तो यही कोड जो अभी 256 एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यही कोड 1000 एलिमेंट के अरे को ऐड करने में इस्तेमाल हो जाएगा। सेम कोड, क्योंकि यहाँ पर 250 0 से 255 के बजाय 0 से 1023 तक इंडेक्सेस उनके नंबर होंगे, थ्रेड्स के सिस्टम ने दिए होंगे थ्रेड इंडेक्स, वो मैप कर जाएंगे अरे के इंडेक्स पे, और वो इसी तरह एक सिंगल इंस्ट्रक्शन से ये कैरी आउट हो जाएगा, सेम कोड। ऑलराइट, तो अब और उससे बड़े अरे हैं, जब तक कि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेज मौजूद है, वो थ्रेड्स मौजूद हैं, यू कैन कैरी आउट दिस एक्शन एंड रन दिस कोड इन दी, इसको हम कहते हैं हमारा ये कर्नल कोड है, ये हमारे कर्नल में ये कोड रन हो रहा है। ओके, अच्छा, अब हम कहते हैं यार ये फ्लैटली हम ये नंबर ऐड करते जा रहे हैं, जितने भी थ्रेड हमें चाहिए हम डायरेक्टली उनको नंबर देते हैं, थ्रेड इंडेक्स डायरेक्टली दे रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ डिम चीजें लिखी हुई है, फिलहाल इस कोड में ये डिम हुई हुई है, दे डोंट एग्जिस्ट। हम कह रहे हैं आई इज नथिंग बट द थ्रेड इंडेक्स। अब हम ये देखते हैं, ये हमने ये क्या लिखा था डिम सी चीज, वो ये है कि इट इज sometimes you prefer to give indexing to things in a hierarchical way. हायरार्की के जरिए से आप नंबरिंग करना इंसान
तरजीह देता है। जब साइज चीजों के बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो हम थोड़ी सी हायरार्की पैदा करते हैं इंडेक्स करने में। इसकी एवरीडे लाइफ की एग्जाम्पल इस तरह है कि हम इस्लामाबाद में हम सेक्टर्स और हाउस नंबर दो लेवल की हायरार्की इस्तेमाल करते हैं किसी भी हाउस को पहचानने के लिए। अगर हम चाहते तो हम सेक्टर की हायरार्की अगर हम ऐड ना करते तो हम पूरे इस्लामाबाद को 0 से हाउस नंबर से शुरू करके और जो भी नंबर था 10,000 80,000 90,000 फ्लैट नंबरिंग कर देते हाउसेस की 0 1 2 3 4 5 6 7 10,000 11,000 20 जहां भी जितने भी हाउस थे वी कुड गिव वन फ्लैट इंडेक्सिंग जैसे हमने यहाँ किया कि हम थ्रेड इंडेक्स इज लाइक ए हाउस नंबर और हम वो उसी से आइडेंटिफाई करते आई हाउस नंबर होता। लेकिन जब हमने कहा कि यार ये तादाद बढ़ रही है तो हम फ्लैट नंबरिंग की बजाय एक हायरार्की पैदा की और हमने कहा बीच में हम सेक्टर और हाउस नंबर पहचाने। अब लेट से हर सेक्टर में हाउस नंबर रिपीट होगा बट वो हाउस पहचाना कैसे जाएगा कि ओके ये हाउस नंबर 3 इज इन सेक्टर 1, ये हाउस नंबर 3 इज इन सेक्टर 2। ठीक, तो इंस्टेड ऑफ अगर हमारे हाउसेस के ब्लॉक्स 100 हाउसेस के थे तो अब हमारे यहाँ पहले 100 में दूसरे 100 में हाउस नंबर 3 का मतलब है इट इज ए हाउस नंबर 103। एक्चुअली पुराना 103 हाउस जो था अब वो सेक्टर नंबर 1 हाउस नंबर 3 है। इसी तरह 203 वाला जो हाउस था वो अब सेक्टर नंबर 2 हाउस नंबर 3 है। इस तरह हम हायरार्की से वही चीज को रिकॉग्नाइज करने का तरीका इख्तियार करते हैं। अब किसी हाउस को पहचानने के लिए हमें खाली हाउस नंबर से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें बताना पड़ेगा सेक्टर नंबर दिस हाउस नंबर। यही काम हम इन थ्रेड्स के लिए करते हैं कि अब हमें खाली थ्रेड इंडेक्स से पहचानने की बजाय हम थ्रेड्स के ब्लॉक्स बना रहे हैं, सेक्टर की तरह ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब हमें किसी भी थ्रेड को पहचानने के लिए दो नंबर चाहिए, एक थ्रेड का इंडेक्स और एक उस ब्लॉक का इंडेक्स कि जिस ब्लॉक में वो है। और इन दो की मदद से अब हम ये आई कैलकुलेट करेंगे। जाहिर है जब हम ब्लॉक का इंडेक्स यूज करेंगे तो उसको ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर सेक्टर का साइज 100 था तो हम 100 इंटू दी सेक्टर नंबर इंटू द साइज ऑफ द सेक्टर प्लस हाउस नंबर, इससे उस हाउस की अब आईडी बनेगी। तो इसी बात को अब मैं थ्रेड्स की शक्ल में अगर कोड लिखूं तो मेरा कोड अब ये बन जाएगा। अब मैंने कहा देयर वर 1000 एलिमेंट्स इन द अरे जिनको मैं ऐड करना चाहता था। मैंने कहा मैं इन 1000 को इन द ब्लॉक्स ऑफ 256 ब्रेक करता हूं। इंस्टेड ऑफ नंबरिंग देम फ्रॉम 0 टू 1023 मैं इनके ब्लॉक्स बनाऊंगा, हर ब्लॉक का साइज 256 रखूंगा और ऐसे मैं 4 ब्लॉक्स बनेंगे। अगर ये 1024 एलिमेंट्स का था तो 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे, हर ब्लॉक का साइज 256 256 256 है। और अब हर ब्लॉक के अंदर थ्रेड का इंडेक्स होगा, इंडेक्स ऑफ ए थ्रेड विद इन ए ब्लॉक। और अब मुझे अगर यहां पर थ्रेड नंबर 2 है, ब्लॉक 0 में थ्रेड नंबर 2 वो ये है और ब्लॉक 1 में थ्रेड नंबर 2 ये है। अगर मैं फ्लैट नंबरिंग कर रहा होता तो ये जो अभी थ्रेड है ये एक्चुअली होता है 256, 5 के बाद 256 257, ये 258 था, मगर अब ये 258 की बजाय ये कहला रहा है ब्लॉक 1 थ्रेड 2, ये कहला रहा है ब्लॉक 0 थ्रेड 2। ओके, ये हमारी हायरार्किकल वे ऑफ गिविंग आईडी टू थ्रेड्स है।
अब अगर हमें वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि दो अरे जो 1000 एलिमेंट्स के साइज के हैं और अब सॉल्व करना है, अब मैं इसको इस तरह लिखूंगा इस कोड को कि अब हर थ्रेड अपने आईडी आई में इंडेक्स आई में वैल्यू कैसे डालेगा, वो अपने ब्लॉक की आईडी लेगा कि मैं किस ब्लॉक में हूं, उसको मल्टीप्लाई करेगा ब्लॉक के साइज से जिसको ब्लॉक डिम कहते हैं कि मैं इस ब्लॉक में हूं, हर ब्लॉक का साइज जो है उससे मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर उस ब्लॉक के अंदर मेरा जो थ्रेड इंडेक्स है उसको ऐड करूं। तो हर थ्रेड के पास ब्लॉक इंडेक्स है और थ्रेड इंडेक्स है, वो अपने ब्लॉक इंडेक्स को ब्लॉक के साइज या डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेगा और अपना थ्रेड इंडेक्स उसमें ऐड करेगा। इससे उसको आई में एक वैल्यू आएगी हर थ्रेड को, और अब वो आई की वही वैल्यू यूज करके सी आई इज इक्वल टू ए आई प्लस बी आई जिस तरह उसने पहले किया था वो काम करेगा। ओके, तो हमने क्या सीखा? हायरार्की ऑफ थ्रेड ऑफ जस्ट टिल ब्लॉक लेवल। अभी ये और भी लेवल हो सकते हैं मगर अभी हमने सिर्फ नॉर्मल थ्रेड लेवल से ब्लॉक लेवल तक थ्रेड की हायरार्की की और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके, ऑल अच्छा, अब अगर मैं इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे जो कोड लिखना है उसको मैं कहता हूं कर्नल कोड। मुझे कर्नल कोड लिखना है जिसमें मैं ये मेरा कोड है। अब मुझे कोड लिखने के लिए कर्नल का कोड मैं आपको, हम इसमें देख लें, ये कोड अब मेरा होगा। ये पैरेलल वाले केस में जो कोड मुझे अब लिखना है वो ये है कि मैं ये पैरेलल के लिए जो फंक्शन लिखी जाती है ये मैं उसका नाम लिख रहा हूं। वेक्टर को पैरेलल में जो लिखने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम मैंने यहां दिया है वेक्टर ऐड कर्नल। ये कर्नल का वर्ड यूज करना लाजमी नहीं है, आप वटेवर जैसे फंक्शन का नेम आपके चॉइस पे होता है, आप चाहें तो ये नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल वाला कोड का है तो आम तौर पर हम यहाँ पे कर्नल का वर्ड डालते हैं क्योंकि कर्नल जो है पैरेलल के फंक्शन के का जेनरिक नेम है। तो कई दफ़ा हम ये डाल देते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो मैंने डाला है वेक्टर ऐड कर्नल। ये फंक्शन है अब मेरा पैरेलल में ऐड करने वाले इस कोड का जो अभी मैंने सीखा है। इसका रिटर्न टाइप वही वॉइड जैसे हमने पीछे सी में सीखा था। इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं अब वो ये हैं कि जब मैं जीपीयू में ऐड कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने इसके नाम, तीनों अरेज के नाम डी ए, डी बी और डी सी रखे हैं। डी मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो डाटा जो जीपीयू में है और उस वहाँ पर मैं इसका डिवाइस, जीपीयू को डिवाइस कहा जाता है इसलिए मैंने यहाँ डी रखा है। तो यहाँ नाम मेरे तीनों अरेज के लिए डी ए, डी बी और डी सी है। इसमें एलिमेंट की टाइप इस प्रॉब्लम में मैंने फ्लोट रखी है, तो डी ए पॉइंट्स टू फ्लोट, डी बी पॉइंट्स टू फ्लोट, डी सी पॉइंट्स टू फ्लोट, और इस तरह ओके। और तो मैंने बताया कि जब हम ये पैरेलल में क्यूडासी इस्तेमाल करके दो वेक्टर्स ऐड करके उनका रिजल्ट तीसरे वेक्टर में डाल रहे हैं तो उसका जो हम फंक्शन लिख रहे हैं वो ये है
उसमें मैंने फंक्शन का नाम ये यूज किया है। उस फंक्शन के जो हेडर में पैरामीटर्स हैं, जो मैंने अभी जैसे पहले हमने सीक्वेंशियल कोड में सीखे थे, इस केस में उनके नाम मैंने DA DB DC रखे हैं इन तीनों। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये n यूज किया है। और अब मैं इसका कोड लिख रहा हूं जो मैंने अभी आपको समझाया। वो क्या है? वो ये कोड, देयर इज नाउ नो फॉर लूप हियर। यहाँ पहले फॉर लूप था जो बारी बारी इन एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था। दैट फॉर लूप फ्रॉम 0 to n-1 हैज वेनिश्ड, ये काट दिया मैंने, नो फॉर लूप। उसकी जगह हम थ्रेड्स की आईडी को डेटा के इंडेक्स पे मैप करने का कोड लिखते हैं। फॉर लूप निकल गया और एक लाइन हमने लिखी जिसमें थ्रेड्स के आईडी को डेटा के इंडेक्स पे मैप करना है। इंस्टेड ऑफ दैट, ये वही काम इससे हो जाएगा। और ये सिंगल इंस्ट्रक्शन है जो ये कह रही है। मैंने जैसे बताया कि हम अभी 2 लेवल थ्रेड्स की हायरार्की इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी थ्रेड का इंडेक्स और ब्लॉक, जिस ब्लॉक में वो थ्रेड है वो इंडेक्स। तो 2 लेवल हायरार्की के लिए ये मैपिंग करने के लिए कोड ये होगा, ये कोड होगा। और कोड क्या है? वो थ्रेड अपना ब्लॉक इंडेक्स लेगा और वो उसको ब्लॉक के साइज, ब्लॉक डिम, ये साइज, अब ब्लॉक के साइज से मल्टीप्लाई करेगा और उस ब्लॉक में जो उस थ्रेड का अपना इंडेक्स है वो ऐड कर देगा। मसलन अगर हमारे ब्लॉक का साइज 100 था, तो अगर किसी थ्रेड का नंबर, कोई थ्रेड ओरिजिनली उसका एक्चुअल इंडेक्स 203 था, तो अब उसके ब्लॉक का नंबर 2 होगा, 200 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा। और इस ब्लॉक में उसका इंडेक्स 3 है, वो 3 ऐड हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन से उसका नंबर 203 ही आएगा, मगर अब इस तरह आएगा, सेक्टर नंबर और हाउस नंबर के जरिए से उस हाउस की आईडी निकलेगी। तो ये आई में वो वैल्यू आ जाएगी। ये अब मैप कर गई डाटा पे, ये इस्तेमाल की जाएगी और हम कहेंगे ये DA के आई में DB के आई को ऐड करो और उसको DC के आई पे स्टोर कर दो। तो ये अब कोड बन जाएगा हमारा पैरेलल वाला, जिसका में फॉर लूप रिप्लेस हो गया, उसकी जगह मैपिंग हो गई एलिमेंट्स के ऊपर। और फिर वही कोड जैसे पहले था अब आपने ऐड किया, मगर फर्क क्या हुआ? ये फॉर लूप नहीं चला। अगर ये 1000 एलिमेंट का एडिशन था तो यू आर नॉट रनिंग 1000 टाइम्स दिस फॉर लूप, यू आर जस्ट रनिंग वन इंस्ट्रक्शन फॉर मैपिंग और फिर सारे एलिमेंट्स का एडिशन, अनदर वन इंस्ट्रक्शन फॉर एडिंग। So it will be just 2 instruction thing rather than 1000। और अगर वो 2 इंस्ट्रक्शन रन हो रही है तो 2000 इंस्ट्रक्शंस रन करने की बजाय इट विल बी जस्ट 2 इंस्ट्रक्शंस। ये अब वो कर्नल कोड है जो जीपीयू में CUDA C के जरिए से रन हुआ और इसने वही काम कर लिया। इसमें अब सम एडिशनल स्मॉल थिंग्स, अब मेन चीज ये थी जो समझना था पैरेलल में करने के लिए। एक ये कि यहाँ ये कोड जो कर्नल कोड लिखते हैं हम, जो पैरेलल में रन होना होता है जीपीयू में बाय CUDA C, इस कोड के बाहर ये हम वो यूज करते हैं वर्ड्स ग्लोबल। ये ग्लोबल कोड के टाइप के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये कीवर्ड्स हैं, आपको ग्लोबल लिखना है और इसके लेफ्ट साइड पे 2 अंडरस्कोर और राइट साइड के 2 अंडरस्कोर। ये ग्लोबल शो करता है कि ये वो कोड है जो जीपीयू, जिसको हम डिवाइस कहते हैं, ये डिवाइस में ये कोड चलना है। तो इसकी पहचान के लिए इसके बाहर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। डिवाइस में जो कोड रन होता है, रन होना है पैरेलल में, उसके लिए ये हमें कोड के बिगिनिंग में टॉप लेफ्ट पर ये लिखना होता है, माइंड इट, these are 2 underscores, they are not 1. Many a times students may write 1 underscore here and spend hours to debug what is the problem, कि कोड यहाँ पर आपको एरर्स इधर आना शुरू हो जाएंगी इधर, और आप
ढूंढते रहोगे, मेक श्योर कि आप 2 अंडरस्कोर यहाँ इस्तेमाल करें। एक और चीज यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस नहीं की, वो यहाँ इनोसेंटली मेंशन्ड है, वो ये है, इफ I इज लेस देन n, तो ये जो कोड था एडिशन का, हर थ्रेड ने जो ऐड करना था, फिर ये रन हो। इसका मकसद सिंपली ये है कि देखिए आई में तो जो आपके तमाम थ्रेड्स थे उनको आई एलोकेट हो गया। ये ब्लॉक नंबर आपका, हर एक का ब्लॉक नंबर होगा और उसका, तो एट टाइम्स आपके ब्लॉक्स अरे का साइज मल्टीपल ऑफ ब्लॉक्स में नहीं है। क्या मतलब कि फर्ज करें आपके ब्लॉक 100 के साइज के हैं और टोटल अरे का साइज आपका है से 350, ठीक है, तो आपने 3 ब्लॉक तो 300 के लिए इस्तेमाल हो गए, चौथा ब्लॉक आप जो इस्तेमाल करोगे वो पार्शियली यूज होगा, यानी उसके 100 थ्रेड्स एक ब्लॉक के आ गए और वो यहाँ मैपिंग हो गई, और आई में अप टू 400 थ्रेड्स आपको मैपिंग मिल जाएगी। मगर आपके अरे के एलिमेंट्स तो सिर्फ 350 थे, तो अब वो जो एडिशनल 50 थ्रेड्स गैर जरूरी आपके ब्लॉक में आ गए हैं, क्योंकि आपके ब्लॉक के मल्टीपल्स थे, उन्हें एडिशन में इस्तेमाल ना करना और ये बताना कि यार ये थ्रेड कुछ काम ना करें, उसके लिए ही हमने ये इंस्ट्रक्शन डाली है कि इफ आई, अगर ये इंडेक्स अरे के एलिमेंट के साइज से बियॉन्ड है थ्रेड का, तो फिर हमें ये एडिशन नहीं करने की जरूरत है, ये वाली। तो ये एक और लिमिट डालने का पॉइंट है, ये एक टॉप पे बताने का कि ये डिवाइस का कोड है, ये लिखने का तरीका है। और डिवाइस के लिए जो हम कोड लिखते हैं, जो डिवाइस में पैरेलल में रन होता है, वो ये कोड है, और ये इसको हम कर्नल कोड कहते हैं। इट इज बाय फंक्शन हम कहते हैं कर्नल कोड है, और अब ये कर्नल के कोड का फंक्शन हमने लिखा है। कर्नल कोड का फंक्शन यहाँ लिखा गया है, जैसे हम फंक्शन का कोड लिखते हैं, इस तरह हमने कर्नल के कोड का फंक्शन यहाँ लिखा है। यहाँ वर्ड अक्सर हम कर्नल साथ लिख लेते हैं अपने कोड की रीडेबिलिटी के लिए, ये मस्ट नहीं है, मगर लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। हमने पैरेलल में अरे को ऐड करने के फंक्शन का कोड सीख लिया। ऑलराइट, अब हम इसको ग्रेजुअली बढ़ाते हैं अपने टोटल कॉन्टेक्स्ट में। पहले हमने एक सीक्वेंशियल में कोड 2 अरे को ऐड करने का लिखा, यानी अब हमने क्या किया है कि ये जो काम हम यहाँ कर रहे थे सीक्वेंशियल में, हमने जो ये जो कोड था हमारा, हम जो सीक्वेंशियल में कर रहे थे फॉर लूप के जरिए, इसकी जगह हमने मैपिंग की डाली और फिर ये एडिशन का डाला, और ये हमने कहा ये क्यूडा सी से जीपीयू में चल रहा है, तो ये हमारा कर्नल कोड फंक्शन है। अब लेट्स टाई अप द रिमेनिंग थिंग्स। अच्छा, पहले तो इस कर्नल कोड ही को देख लो कि इस कर्नल कोड को, ये आपने एक फंक्शन लिखा है कर्नल कोड को, इसको आपको कहीं पर कॉल करना है। ये फंक्शन का कोड है, इस फंक्शन को आपने कहीं कॉल करना होता है, इस फंक्शन को। जिस तरह सी में हमने अभी सीखा कि भाई आपको ये फंक्शन का कोड था सी में, और इसको आपने यहाँ मेन में यहाँ कॉल किया, ये कॉल है, ये फंक्शन। अभी हमने क्यूडा सी के अंदर कर्नल के तौर पे ये फंक्शन लिखा के जो वो काम करता है पैरेलल में, मगर इस फंक्शन को अभी हमने कॉल नहीं किया। कॉल करने के लिए हम उसको कहते हैं, वर्ड यूज करते हैं, कर्नल को कॉल करने के लिए वर्ड यूज होता है लॉन्चिंग ऑफ द कर्नल। फंक्शन के लिए तो हम वर्ड यूज करते थे ना कॉलिंग ऑफ द फंक्शन, तो कर्नल के फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस्तेमाल करते वर्ड लॉन्चिंग ऑफ द कर्नल। अच्छा जी, कर्नल को लॉन्च कैसे किया जाए? यहां हम कर्नल को लॉन्च कर रहे हैं, कर्नल लॉन्च कोड टू रन ऑन so many blocks of this thread is,
तो ये है वो कोड था, कर्नल का फंक्शन का कोड, और यहां पर हम उसको कॉल कर रहे हैं। कॉल करने को कहते हैं लॉन्चिंग ऑफ कर्नल। जिस तरह फंक्शन कॉल होती है, इस तरह कर्नल लॉन्च होता है। आप देखो वहां कोड था हमारा वेक्टर ऐड कर्नल, तो जब आप कॉल करते हो तो वही नाम इस्तेमाल करते हो, हमने भी वही नाम इस्तेमाल किया, वेक्टर ऐड कर्नल, जिसको हम कॉल कर रहे हैं। जिस तरह सी प्लस प्लस में जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो उसके आगे उसके पैरामीटर्स देते हो, ये इसको हम कहते हैं, ये सेम पैरामीटर्स होंगे, उसी ऑर्डर में होंगे, मगर इन पैरामीटर्स को हम कहते हैं दे आर द एक्चुअल पैरामीटर्स। जब आप फंक्शन कॉल करते हो और वहां पर जो पैरामीटर्स देते हो वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और जब आप फंक्शन को अलग लिखते हो ये डमी पैरामीटर्स इस्तेमाल करके, यहाँ ये डमी होते हैं जिन पर आप ये फंक्शन का कोड लिखते हो, इनको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। ठीक, फंक्शन कोड में जो पैरामीटर होते हैं वो फॉर्मल कहलाते हैं। उसी लोकेशंस पर आप फंक्शन कॉल करते वक्त पैरामीटर्स लिखते हो, उसी ऑर्डर में उसी टाइप के, तो हम इनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो हम DA, DB और DC पर कॉल कर रहे हैं इस कर्नल फंक्शन को, और ये n हम पास कर रहे हैं, तो हमारा ये पैरामीटर। तो जस्ट लाइक कॉलिंग अ फंक्शन, हमने फंक्शन का नाम दिया कर्नल फंक्शन और उसके पैरामीटर्स दिए जिन पर हम उसको कॉल कर रहे हैं। लेकिन कर्नल के कॉल करने में या लॉन्च करने में एक इजाफी चीज आपको यहां नजर आएगी, ये वो है। ये नॉर्मल हमारे सी के फंक्शन में तो हम जब कॉल करते थे तो खाली पैरामीटर देते थे। ऐसी कोई चीज जो ये ट्रिपल ब्रैकेट राइट पे है, ट्रिपल ब्रैकेट लेफ्ट पे है, और उसके अंदर ये कोई दो चीजें दी हुई है और में कॉमा है, ये हम इसको पहले तरीके ये नहीं इस्तेमाल करते थे। लेकिन पैरेलल वाले कोड में कर्नल को लॉन्च करने के लिए, कॉल करने के लिए हम ये एक एडिशनल चीज लेकर आए हैं। और ये क्या है चीज? ये चीज ये है कि हम जब ये कर्नल कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये कर्नल पैरेलल थ्रेड्स के रन होने पर कॉल हो रहा है, तो हम इन ब्रैकेट्स में ये जो तीन राइट पे ग्रेटर के और ये इधर लेसर के, इनके दरमियान हम थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। दिस इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोस थ्रेड्स, कि जब हम इस फंक्शन को रन करें तो हम साथ बताएं कि इसको रन करने के लिए हमारी थ्रेड्स की ब्लॉक कैसे बनाए जाएंगे, हम कितने ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे और ब्लॉक्स का क्या साइज रखेंगे। ये अरेंजमेंट हमें पैरेलल के वाले कोड में या क्यूडासी कोड में बताना एडिशनली चाहिए, जो हमें सीक्वेंशियल कोड में जरूरत नहीं थी। इसको बताने के लिए हम यहां दो पैरामीटर मेंशन कर रहे हैं। क्या? एक, हमने ये फैसला किया कि हर ब्लॉक में कितने थ्रेड, यानी ब्लॉक का साइज क्या है, हर ब्लॉक में कितने थ्रेड्स आप चाहते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में। आपका चॉइस प्रोग्रामर के तौर पर एक थ्रेड्स का बहुत बड़ा ढेर आपके पास है। ओके, एक थ्रेड्स का बहुत बड़ा ब्लॉक, बहुत बड़ा ग्रुप आपके पास है, और आप उनको इकट्ठा कर रहे हो एज इनटू ब्लॉक्स। तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहां मेंशन कर रहे हो। तो आप कह रहे हो मेरे हर थ्रेड में 256, हर थ्रेड में मेरे पास 256 थ्रेड है। हर ब्लॉक में, एक ब्लॉक का साइज ये, हर ब्लॉक में 256 थ्रेड्स हैं, और मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, तो n बाय 256 ये बताएगा कि कितने ब्लॉक्स होंगे। एक ब्लॉक का साइज और
अरे के मेरे टोटल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज से पता चलेगा हाउ मैनी ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स एंड हाउ मैनी ब्लॉक्स आई विल बी यूजिंग फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर ये इसके दोबारा मैं जो आपको अभी हमने पीछे किया था कि भाई हम कितने बड़े बड़े ब्लॉक्स बना रहे हैं। फर्ज करो जैसे मैंने अभी बताया आपके अरे का साइज 350 था, 350 आपके अरे का साइज था, तो आपने ब्लॉक का साइज फर्ज करो तय किया 100, तो आप उस अरे में से एक 100 का ब्लॉक कट करोगे, फिर एक और 100 का ब्लॉक कट करोगे, फिर एक और 100 का ब्लॉक कट करोगे, और फिर आखिर में आपको यू हैव टू कट आउट अनदर ब्लॉक, क्योंकि आप पार्शियल ब्लॉक कट नहीं कर सकते। तो आप 350 के अरे के लिए आपको 100 के 4 ब्लॉक्स कट करना पड़ेंगे। तो आप फिर कोड में लिखोगे मेरे एक ब्लॉक का साइज 100 है, एक ब्लॉक में 100 थ्रेड्स हैं, और मैं 350 डिवाइडेड बाय 100 विच विल रिजल्ट इनटू 4। सील का मतलब ये है कि अगर आपको आखिरी ब्लॉक पार्शियल भी यूज होगा तो आपको फुल ब्लॉक चूज करना है, इसलिए आप कहते हैं मैं सीलिंग वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या मतलब 3.5 ब्लॉक आपको चाहिए थे, मगर आप 3.5 की जगह 4 इस्तेमाल करोगे। तो ये जो अपर नंबर यूज कर रहे हैं 3.5 को, उसके लिए सील का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कि आप इसको राउंड टू द अपर एंड करते हो, यानी एनीथिंग which is beyond that 3, even if it is 3.1, आपको फोर्थ ब्लॉक की जरूरत पड़ रही है, तो इसलिए ये सील का वर्ड वहां इस्तेमाल हुआ है। तो आप यहाँ ब्लॉक अपने थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो, जिसमें आप इधर बता रहे हो कि हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, और इधर आप बता रहे हो हाउ मैनी ब्लॉक्स। इसको हम कहते हैं कि जब हम कर्नल को लॉन्च करते हैं या कॉल करते हैं, तो ना सिर्फ हम ये पैरामीटर्स देते हैं, बल्कि हम ये थ्रेड्स की अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी मेंशन करते हैं। ओके, ये बात समझ आ गई आपको? जी, थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन और थ्रेड्स के पैरामीटर इन लॉन्चिंग ऑफ ए कर्नल वाली बात समझ आ गई? जी अबू बकर, आप सर ये सेल का थोड़ा सा समझा दें एक दफा। मतलब हमने आपने का ब्लॉक बना लिए, ओके, ठीक है। अब एक ब्लॉक हमारा फर्ज करो 10 हैं, उसमें आगे सब सेट्स, ओके, और उसमें से एक नंबर हमारे काम के, बाकी 9 खाली हैं। ओके। तो इस हम प्रोग्राम को कैसे बताएंगे कि उसमें से एक आपने उठाना है और हाँ, बाकी 9 खाली जाने देने हैं? हाँ, ओके। उसमें प्रोग्राम को बताने का तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जैसे आपने अच्छी मिसाल दी, इसको हम दोबारा विजिट कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को, और फिर ये मैंने से अब मिसाल आपने कहा, आपने 10 के ब्लॉक सपोज हमने रखे, आपका प्रॉब्लम का साइज जो आप अभी एग्जाम्पल दे रहे हो वर्स्ट केस की है, जो कि बड़ा सही है। मेरे पास अगर 31 एलिमेंट का अरे था और मैंने 10 के साइज के ब्लॉक्स बनाए, तो क्या होगा? जी ये मेरा 31 एलिमेंट, सॉरी मैं इसको erase कर दूं। यहाँ पे बना लेते हैं, ये मेरा 31 एलिमेंट का अरे है, 31 एलिमेंट का अरे ए। मैंने कहा थ्रेड्स के मैं 10 के साइज के ब्लॉक बनाता हूं, तो मैं यहां से कट करता हूं पहले 10 एलिमेंट्स
पहले ब्लॉक में चले गए, फिर दूसरे 10 एलिमेंट्स दूसरे ब्लॉक में चले गए, 20 हो गए। 30 अगर नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स थर्ड ब्लॉक में चले गए, लेट्स, अब मेरे पास ये एक एलिमेंट रह गया, क्योंकि मेरा अरे 31 का साइज का था, तो 10 इधर चले गए, ठीक है, और 10 इधर गए, और 10 इधर गए, 30, तो एक एलिमेंट रह गया। अब मुझे ब्लॉक तो पूरा सिलेक्ट करना है, मतलब मेरे पास ये चॉइस नहीं है कि मैं एक फ्रैक्शनल ब्लॉक डिफाइन करूं, तो मुझे लाजमी, क्योंकि एक एलिमेंट भी रह गया है, तो मुझे एक और ब्लॉक थ्रेड्स का देना पड़ेगा। तो मैंने पूरा एक थ्रेड ब्लॉक्स का दिया, और अब मैंने कहा इस प्रोग्राम में कि आई एम यूजिंग, यहां पर लिखूंगा लॉन्च करते वक्त, आई एम यूजिंग ए ब्लॉक साइज ऑफ 10, मैंने 10 का ब्लॉक साइज किया है, और इस वजह से क्योंकि मेरे अरे का साइज ये एन वाज 31, तो 31 डिवाइडेड बाय 10.0, हम यहाँ क्योंकि कैलकुलेशन उसमें फ्रैक्शन में होती है, 10.0 डिवाइडेड बाय 10.0 का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3.1। 31 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर आएगा 3.1। यहां मैं जो सील वैल्यू लिख रहा हूं 3.1, ये 3.1 अगर सील लिखा जाए, सील और फ्लोर, सील होता है सीलिंग, फ्लोर होता है फ्लोर, तो सीलिंग का मतलब है कि मैं अगर 3.1 का आप सील वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो होगी 4। एनीथिंग विच इज बियॉन्ड 3, whatever is the value after this decimal, इसकी अपर लिमिट विल बी दैट नेक्स्ट नंबर ऑफ दिस 3, 4। तो मैंने यहां कहा कि मैं 10 के साइज का ब्लॉक इस्तेमाल कर रहा हूं, और आई एम यूजिंग 4 ब्लॉक। जो यहां पर सिचुएशन है कि अगर मैं कट आउट करता हूं ब्लॉक्स, आई कैन नॉट प्रोवाइड ए पार्शियल ब्लॉक, अगरचे मुझे आखिरी ब्लॉक में सिर्फ एक थ्रेड इस्तेमाल होगा, मगर मुझे पूरा ब्लॉक देना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में मैं कहूंगा ब्लॉक साइज ऑफ 10 एंड यूजिंग ऑफ 4 ब्लॉक्स इज माय कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब कोड को ये बात कि यार आखिरी ब्लॉक में सिर्फ एक एलिमेंट यूज होना है, बाकी सारे तो इस्तेमाल नहीं होने। ये थ्रेड्स तो मैंने असाइन कर दिए, थ्रेड्स तो सारे काबू कर लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन में, मगर जब अरे की कैलकुलेशन होगी तो मैं ये वेस्ट जाएंगे, ये सारे 9 थ्रेड्स वेस्ट जाएंगे, सिर्फ एक थ्रेड आखिरी ब्लॉक का इस्तेमाल होगा। इस बात को कहने के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपके कोड में यहां मैंने लिखा था, इफ I इज लेस देन n, यानी अगर ये मेरे n वॉज माई साइज ऑफ माई अरे, तो अब मेरे पास थ्रेड्स यहां आई में मैप तो सारे हो गए 40, क्योंकि मैंने 4 ब्लॉक्स रखे थे सारे आई में, फ्रॉम ऑल 40 थ्रेड्स विल हैव देयर आईडी। मगर यहां मैं कह दूंगा कि ओनली दोज थ्रेड आईडीज विच आर स्मॉलर देन माय अरे एलिमेंट, विच मींस 31 तक जाए, लेस देन 32 यहां हो जाए, सिर्फ 31 तक के जो थ्रेड्स हैं वो ये काम करें, बाकी थ्रेड्स बस क्वाइट रहें, वो कुछ काम ना करें, वो वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां मैंने वो काम किया जो आप कह रहे हो कि सर जो यूज नहीं होगा उसका क्या होगा। लेकिन क्योंकि ब्लॉक का कटिंग जो है वो मल्टीपल ऑफ ब्लॉक्स में ही हो सकती है, जैसे सेक्टर, आपका एक हाउस भी अगर है और एक नया सेक्टर आपने बनाना है, तो अब दिस विल बी इन द नेक्स्ट सेक्टर, ये सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी हो जाएगा। या आप ये नहीं कह सकते कि मैं, तो आपने पूरा एक सेक्टर दिया, उसमें फिलहाल एक हाउस है, ओके, मे भी अगर कल बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बट आपको एक और नया सेक्टर खोलना पड़ा क्योंकि आपका इन 3 सेक्टर से बियॉन्ड वो काम था। ये हम यहां बता रहे हैं, सीलिंग से हम ये बात कह रहे हैं। ओके, ऑलराइट, सही सर, ओके सही सर। पिछली स्लाइड पे जाना सर, जी, सेकंड लास्ट स्लाइड पे जाना सर। ओके, ये स्लाइड, जी,
सर इसमें ये जो आपने इंट आई के बाद ब्लॉक डी एक्स, इसके साथ जो एक्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स, अच्छा ओके, ये मैंने शुरू में स्लाइटली मेंशन किया था, उस पर बहुत टाइम नहीं ये किया। ये इसको मेंशन कर रहा है कि आप ये तो समझ गए ना कि ये कैलकुलेशन करने में कि इस इंडेक्स के कैलकुलेशन करने में यहाँ पर आपने कहा सेक्टर का नंबर मल्टीप्लाइड जी बाय सेक्टर का साइज प्लस जी हाउस नंबर इन सेक्टर। आप ये बात कह रहे हैं, जो यहाँ कह रहे हैं आप, ब्लॉक इंडेक्स इनटू ब्लॉक का साइज डायमेंशन प्लस थ्रेड इंडेक्स, ये बात आप समझ गए। ये जो डॉट एक्स है हर एक में, ये इस बात का है कि ये वाले काम जब हम थ्रेड्स के साथ करेंगे तो कई दफा आप इमेज यूज करेंगे जो 2 डायमेंशनल है, तो आप वहां उस इमेज की एक्स सिम्थ में भी ये ब्लॉक कट कर रहे होंगे और वाई सिम्थ में भी ब्लॉक कट कर रहे होंगे, और कई दफा आपकी 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम होंगी तो ये कटिंग ऑफ ब्लॉक्स 3 डायमेंशन में जा रही होगी। तो उसको पहचानने के लिए कि ये प्रॉब्लम अरे है, लीनियर अरे है, सिर्फ सिंगल डायमेंशन में काम कर रहा है, तो आपने एक डायमेंशन एक्स इस्तेमाल की है। इवन जब आप एक डायमेंशन भी इस्तेमाल करते हो तो आप तब भी वो लिखोगे डॉट एक्स हर एक के साथ, कि मैं एक सिंगल डायमेंशन एक्स में ये काम कर रहा हूँ। जब इमेज में जाएंगे तो आपका दो इंडेक्स होंगे, एक आई होगा और एक जे होगा, तो आप कहोगे आई के अंदर डॉट एक्स वाले केसेस हैं जो ब्लॉक कट कर रहे हैं, और फिर जे के लिए डॉट वाई के साथ लिखोगे आप, ये डॉट वाई जो उधर कट कर रहे हैं, ठीक है। और आपके ब्लॉक्स अभी, इसको इट्स अ गुड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी नाइस टाइम टू आस्क दिस क्वेश्चन, कि अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये आपका अरे था, और इस अरे में सिर्फ ये अरे था आपका अरे ए, और इसमें जो इंडेक्सिंग यहाँ पर आपकी थी वो एक पॉइंटर आई से थी जो आपने अभी यूज की। अच्छा, अब अगर आपका इन फ्यूचर ये सिर्फ इंडेक्सिंग एक डायमेंशन में थी, आपने वो डायमेंशन को कहा ये मेरी डायमेंशन जो है एक, ये एक्स डायमेंशन है, तो आपने इस एक्सिस को एज ए एक्स लिया, तो हर एक के साथ डॉट एक्स लिख दिया। अच्छा, अब अगर आप ये इमेज लेते तो इमेज लेने में कोई भी ब्लॉक जो आप थ्रेड का कट कर रहे हो, ये ब्लॉक है आपने थ्रेड का कट किया, इस ब्लॉक का इंडेक्स इस जगह है, और ये इसका ये पॉइंट आई जे लोकेशन है, ये सेक्टर की अब लुक आई जे से आईडी हो रही है कि इसकी एक्स में कितना दूर है ये, और वाई में कितना दूर है ये। तो अब आप इस ब्लॉक की आईडी में एक आई का ये स्टेटमेंट लिखोगे और उसमें सबके साथ डॉट एक्स लिखोगे, और एक जे का स्टेटमेंट लिखोगे और उसमें सब में डॉट वाई लिखोगे। अब आपके थ्रेड के ब्लॉक 2 डायमेंशन के हैं, इस तरह जैसे ये मैंने यहाँ पे ब्लॉक जो थे वो सिंगल डायमेंशन के थे, इस तरह थे, आपने कट आउट किए थे सिंगल डायमेंशन में खाली एक्स में। यहाँ जो ब्लॉक कट हो रहे हैं वो एक्स में भी कटिंग कर रहे हैं और वाई में भी कटिंग कर रहे हैं, ओके। यस सर। इसलिए ये डॉट एक्स और है जी, ठीक है, जी सर। ओके। और अब हमने एक बड़ा सिंपल तरीके से, अब हमने बड़े सिंपल तरीके से हमने डॉट एक्स और डॉट वाई के लेवल पर ये काम कर लिया। ऑलराइट, अच्छा अब ये सीख लिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि यार अच्छा, अब पूरी पिक्चर को अब हम देखना चाहते हैं। हमने अभी बड़ी फोकस तरीके से पैरेलल में करने का फंक्शन लिखना, उस फंक्शन को लॉन्च करना, उसके कोड को लिखना हमने सीख लिया। दिस इज द हार्ड कोर ऑफ रनिंग ए थिंग ऑन डिवाइस और जीपीयू बाय यूजिंग CUDA-C। अब हम इसके पेरिफेरल मामलात भी हैं, इंतजामी मामलात आ जाते हैं इसको, इस काम को करने के लिए। वो क्या है, अब हम उनकी तरफ जाते हैं।
ठीक है, ओके। वो ये है कि एक्चुअली ये मामला ऐसे चलता है कि हम प्रैक्टिकली कोड, जैसे मैंने बताया कि हमारा हेट्रोजीनियस अरेंजमेंट है, इसमें सीपीयू भी है और जीपीयू भी है, और हमारा प्रैक्टिकल सिस्टम ऐसे काम करता है कि सीपीयू एक्ट्स एज ए होस्ट और जीपीयू एक्ट्स एज ए डिवाइस। ये हमारा मॉडल है जो काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक्चुअली हमेशा प्रोग्राम को सीपीयू में रन करना शुरू करते हो। यू ऑलवेज हैव सीपीयू एज वेल एज जीपीयू। ठीक, आपका प्रोग्राम सीपीयू में रन होना शुरू होता है। ठीक, अब और साहब आपका कोई क्वेश्चन है? यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट। प्रोग्राम आपका रन होना शुरू होता है सीपीयू में, इसलिए हमने सीपीयू को होस्ट का काम, ये अपना प्रोग्राम शुरू कर देता है। जब ये रन हो रहा है तो कुछ देर बाद इसके पास एक इंस्ट्रक्शन या काम आता है जो डेटा पैरेलल नेचर का है। ये उस काम को अपने एक एक्सेलरेटर जो जीपीयू है, जो उस काम को तेजी से कर सकता है, तो उसको हम, ये जीपीयू है, इसको हम डिवाइस कहते हैं। ठीक है, उसके हवाले कर देगा ये काम। यानी यहां मैं पिक्चोरियली दिखा रहा हूं, ये सिक्वेंशियल कोड आपका चला सीपीयू में चल रहा है, ये होस्ट है, इसको हम इसलिए होस्ट कहते हैं। यहां पहुंचा तो इसको एक इमेज को प्रोसेस करने का टास्क आ गया। यहां तो सिक्वेंशियल चल रहा था, छोटे छोटे काम थे, अब उसको एक पूरा इमेज आ गया कि यार इस इमेज को प्रोसेस करो। इसने सोचा यार अगर मैं इमेज को मैं प्रोसेस करूंगा तो मैं तो 2 फॉर लूप लगाकर, अगर 1000 बाय 1000 का इमेज है तो 1000 into 1000 मे बी 100,000, वो 10⁶ स्टेप में मैं ये काम करूंगा, मेरे लिए ये बहुत स्लो होगा। तो इसने कहा ओके, आई हैव ए जीपीयू which can do it in one step in parallel because it has those 100,000 threads, तो ये तो एक दफा में कर देगा। अब ये काम जीपीयू के हवाले करेगा, इसलिए हम जीपीयू को डिवाइस या एक्सेलरेटर के तौर पर यहां कहते हैं कि ये होस्ट था, इसने वो काम डिवाइस को दिया, डिवाइस ने इस तरह वो यही ब्लॉक ऑफ थ्रेड्स बनाए जैसे हमने भी सीखे, और उनको पैरेलल में उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया बड़ा तेज। और फिर उसके बाद जैसे ही उसने वो काम खत्म किया, उसने दोबारा कंट्रोल सीपीयू के हवाले कर दी। वो इसने उसके से डाटा लिया, उसको प्रोसेस किया और उसके रिजल्ट उसको वापस भेजे, और फिर सीपीयू के पास कंट्रोल आ गया, फिर वो सिक्वेंशियली कोड रन करना शुरू हो गया। फिर उसके पास एक पैरेलल प्रॉब्लम आई, डाटा पैरेलल प्रॉब्लम, कोई इमेजेस को प्रोसेस करना था। फिर उसने जीपीयू को लॉन्च किया, कर्नल लॉन्च, जो अभी हमने कहा था ना कर्नल, उसने कर्नल लॉन्च किया, भाई ये फंक्शन जो है ये तुम कैरी आउट करो। उसने जीपीयू ने फंक्शन कैरी आउट किया और उसको रिटर्न किया। तो इसमें वर्ड आप देखोगे, होस्ट जो कि सीपीयू है, डिवाइस जो कि जीपीयू है, तो होस्ट और डिवाइस का वर्ड इस्तेमाल होगा। सीरियल कोड होस्ट में चलता है, उसके बाद पैरेलल कर्नल डिवाइस में चलता है, और पैरेलल कर्नल लॉन्च करने के लिए हमने तरीका ये देखा है कि आप वो कर्नल का कोई नाम है, फर्स्ट को कर्नल ए, और उसमें आप यहाँ उसके आर्गुमेंट्स मेंशन करते हो, पैरामीटर्स मेंशन करते हो, और इन ब्रैकेट्स में 3 ग्रेटर देन और 3 लेसर देन के यहाँ दरमियान में आप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्रेड्स मेंशन करते हो, जिसमें ये है नंबर ऑफ थ्रेड्स इन वन ब्लॉक और ये है नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ये दो चीजें यहाँ देते हैं एज ए कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ उस कर्नल का नाम देते हैं, यहाँ उस कर्नल के पैरामीटर्स देते हैं। इसको हम कहते हैं लॉन्चिंग ऑफ द कर्नल। फिर एक जगह इस कर्नल का कोड आपने लिखा होता है, जब ये लॉन्च करते हो तो वो कोड रन होता है। इस तरह ये सीरियल, फिर पैरेलल, फिर सीरियल, फिर पैरेलल, और ये चलता रहता है, और इस तरह आपका टोटल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ओके, तो ये एग्जीक्यूशन मॉडल है क्यूडा सी का जो आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा जी, अगर ये एग्जीक्यूशन मॉडल है तो अब तो कुछ इंतजामी मामलात भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। इंतजामी मामलात क्या हैं? वो ये है कि ये आपका है
CPU होस्ट, इधर है आपका डिवाइस या GPU। ये CPU होस्ट अपना कोई काम इस डिवाइस या GPU से करवाना चाहता है, जो कि एज ए एक्सेलरेटर है, वहां जो एक्सेलरेटर के तौर पे इसके पास है। अगर इसने उससे ये काम लेना है तो इसको कुछ इंतजामी मामलात भी करने पड़ेंगे। इंतजामी मामलात क्या है? इसके पास अपनी मेमोरी में ये अरेज थे जो अभी हमने सॉल्व करने थे, जिसका नाम हमने HA और HB और HC शुरू से ही रखे थे। हालांकि वहाँ ABC हम रख सकते थे नाम, मगर हमने जान के रखे थे कि हमें पता है आइंदा ये HA HB HC का हम इस्तेमाल करेंगे। ये लाजमी नहीं है, मगर H से मुराद यहाँ होस्ट है, जो अभी आपको समझ आई। ये होस्ट, ये CPU एज ए होस्ट एक्ट करता है। तो इसमें जो हमारे अरे के नाम थे उसमें हमने H डाल दिया पहले से ही। हालांकि ये कोई कीवर्ड या कंपलसरी नहीं है, मगर जस्ट टू फॉर आवर कन्वीनियंस के यार ये होस्ट में अरे के नाम है। तो HA HB HC डाटा तो इनमें था, HA H और HB में। अब अगर इसने काम करवाना है डिवाइस से, तो इसको ये डाटा HA और HB डिवाइस को भेजना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिवाइस में इसने डाटा को भेजना है तो पहले ये बताएगा यहां पर कि डिवाइस में मैं इस डाटा को भेजूंगा, वहां पर इन अरेस के नाम या मेमोरी की एलोकेशन के नाम ये होंगे, लेट्स से DA, DB और DC। डिवाइस की अपनी मेमोरी होती है, इसको अपनी मेमोरी से डाटा उसकी मेमोरी में भेजना है। तो पहले वो बताएगा कि डिवाइस में मेमोरी के क्या लोकेशंस हैं या नाम है, जो हमने यहां तय किए कि DA, DB, DC मेमोरी के नाम डिवाइस में। ये एक अलग चीज है, इसकी अपनी मेमोरी है। पहले इसने ये बताया कि वो DA, DB, DC है। फिर इसने कहा ओके, मैंने ये काम उससे करवाना है तो मैं अपने HA का डाटा वहां DA में कॉपी कर दूं और HB का डाटा वहां DB में कॉपी कर दूं, और फिर मैं डिवाइस को कहूं ओके नाउ यू रन द कर्नल। जो अभी कर्नल कोड लिखा था, मैं उसको बताऊं भाई ये तुम्हारे लिए कर्नल कोड है, यू रन दिस कोड इन पैरेलल। तो अब वो डिवाइस वो कर्नल कोड को, मैं यहाँ कर्नल को लॉन्च कर दूंगा और डिवाइस जो है वो ग्लोबल में जो हमने लिखा था कर्नल कोड उसको रन करेगी। वो DA और DB को ऐड करेगी, जो डाटा DA DB में आया है उधर से, और रिजल्ट को अपने DC में लिखेगी। तो वो जो अभी हमने कर्नल का कोड देखा था जो DA और DB के डाटा को ऐड करके DC में डालता था, ये वो कोड रन हुआ और डाटा DC में उसने डाल दिया। अब डिवाइस कहेगी मेरा काम खत्म हो गया, अब दोबारा CPU ने काम करना है। तो ये अपना ये जो डाटा DC में बना है इसको कॉपी बैक करेगी CPU की मेमोरी में, जो कि फर्ज करो इधर उसने नाम ये रखा हुआ था HC। तो वो वापस इसको डाटा दे देगी। अब CPU के पास दोबारा रिजल्ट HC में आ गए, मगर ये HC में रिजल्ट बनाने का काम इसने सिक्वेंशियली नहीं किया, इसने उधर भेजा, वहां पैरेलल में काम करवाया और उधर का रिजल्ट इधर कलेक्ट करके आ गया। इसको कहते हैं डिवाइस को एज ए एक्सेलरेटर यूज करना। ये GPU है, वहां पर उसकी अपनी ओके और इधर होस्ट के पास ओरिजिनली ये डाटा HA, HB और HC में है। ये डाटा होस्ट के पास, उसने अपने HA और HB से ये डाटा डिवाइस के DA और DB में भेज दिया और एक कर्नल फंक्शन को लॉन्च कर दिया कि भाई यू कैरी आउट दैट एडिशन
उसने वो एडिशन की, उसने रिजल्ट को डीसी में बना लिया इन पैरेलल, और फिर उसने अपने डीसी के रिजल्ट को वापस एचसी में भेज दिया। तो ये वाला काम इसने फॉर लूप्स की बजाय सीक्वेंशियल करने के पैरेलल तरीके से डिवाइस से करवाया। मगर हमने देखा कि अगर इसने ये काम डिवाइस से करवाना है तो होस्ट को कुछ एडिशनल मैनेजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नंबर एक, ये बताना है कि डिवाइस में किस जगह मेमोरी में ये प्रॉब्लम को सॉल्व होना है, वो मेमोरी एलोकेट करनी है, उस मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर करना है, फिर उसके लिए कोड बताना है कि यू रन दिस कोड, वो कोड बताना है जो कि कर्नल कोड है, उसको लॉन्च करेगा और कर्नल कोड लिख के दिया हुआ होगा ग्लोबल में, वो उसको रन करेगा। फिर ये कहेगा, यही होस्ट ही कहेगा, नाउ यू कॉपी द रिजल्ट बैक फ्रॉम योर मेमोरी लेट्स से डीसी टू एचसी। तो ये सारे मैनेजमेंट के मामलात होस्ट करेगा। डिवाइस का सिर्फ काम यह है कि उसको डाटा भेजा गया और उसको कोड दे दिया गया कि यू रन दिस कोड इन पैरेलल, उसने वो रन कर दिया। बाकी सारे इंतजामी मामलात कि किधर डाटा है, कैसे डिवाइस को भेजा जाए, डिवाइस में मेमोरी कैसे लोकेट की जाए, डिवाइस में कोड क्या रन होना है, डिवाइस से रिजल्ट कैसे कलेक्ट होने हैं, ये सारे मामले होस्ट करता है आपका, ठीक है। बट इट बेनिफिट्स फ्रॉम द स्पीड ऑफ डिवाइस या क्यूडा। ओके, ये बात कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पूरे मामले को इकट्ठा करके देखेंगे कि किस तरह ये यहाँ, चलो पहले यहाँ पिक्टोरियली ही देख लो, ये पिक्टोरियली पहले देख लो, फिर हम इसको कोड की शक्ल में देखेंगे। ये काम है, ये आपका होस्ट है, ये होस्ट है जो सीपीयू है। ये हमने ज़रा एलेबोरेट करके ब्लॉक्स और थ्रेड्स जो डिवाइस के हैं वो बना दिए हैं। ये उसका ग्रिड ऑफ थ्रेड है डिवाइस का, जीपीयू का। तो हम इसके अंदर एक मेमोरी होती है जिसको ग्लोबल मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में सारे थ्रेड्स अपना काम पैरेलल में कर सकते हैं। तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं होस्ट अपने डाटा को भेजेगा डिवाइस की इस मेमोरी में, ग्लोबल मेमोरी में। वहां पर ये सारे थ्रेड्स उसको प्रोसेस करेंगे और एक रिजल्ट बिल्ड करेंगे। डीए डीबी का डाटा लेंगे और डीसी में डालेंगे और फिर वो रिजल्ट होस्ट दोबारा अपने पास कॉपी करेगा। ये वो सीक्वेंस ऑफ थिंग्स है। इसका ब्रॉड सेंस में कोई इस तरह का कोड बनेगा, कोई जो इसमें काम होगा ब्रॉड सेंस में, वो ये है। ये होस्ट मेमोरी, डिवाइस मेमोरी, सीपीयू, जीपीयू, और इसके अंदर ये वाले सारे काम जिनका हमें अब उसको करने पड़ेंगे एज ए मैनेजमेंट। उसको सबसे पहले शुरू में हमने कहा होस्ट के पास डाटा है, HA और HB में इनपुट डाटा है और HC में उसने रिजल्ट बनाना है, ये उसका प्लान है। तो पहले वो डिक्लेयर और एलोकेट करेगा डिवाइस में DA, DB और DC, फिर वो जिसका साइज DA, DB का साइज HA, HB और HC के बराबर होगा, और फिर वो HA और HB को होस्ट से डिवाइस में DA, DB में कॉपी करेगा। उसके बाद ये लॉन्च, होस्ट ही लॉन्च करेगा उस कर्नल को, कोड को जो डिवाइस में रन होना है। उसके बाद डिवाइस में वो एग्जीक्यूट होगा, वो कर्नल फंक्शन जो हमने सीखा है, और उसके बाद कॉपी किया जाएगा रिजल्ट फ्रॉम डिवाइस के डीसी से होस्ट के एचसी में, और आखिर में वो तमाम मेमोरी जो उस डिवाइस में आपने डीए, डीबी, डीसी बनाई थी उसको आप फ्री कर देंगे। ये वो स्टेप्स हैं तमाम जो होस्ट सारे काम कर रहा है, ये सारे काम होस्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्सेप्ट कि ये जो एग्जीक्यूट होता है कर्नल फंक्शन, ये डिवाइस में पैरेलल में एग्जीक्यूट होता है और उसको डाटा वगैरह
होस्ट ने दिया हुआ होता है. Okay? All right. Any questions? Otherwise, we will continue this in our next lecture. Any question? All right. We then we stop here and continue in our next class. Allah Hafiz.